हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक भारद्वाज क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा हटके है। हटके कैसे? वैसे तो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से ही है, लेकिन हटके इसलिए कि यदि कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहा है तब भी वो ये वीडियो ज़रूर देखे, क्योंकि कम से कम उनको ये तो पता लगेगा कि भारत का जो संविधान है उसके अंदर महिलाओं के लिए कौन कौन से नियम बने हुए हैं, महिलाओं के लिए कौन कौन से कानून बने हुए हैं। यदि महिला खुद सारी महिलाएं इस वीडियो कम से कम तो उनको ये तो पता लग जाएगा कि यदि हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो हम ये कर सकते हैं। ठीक है, हमको ये संविधान के द्वारा शक्तियां जो है वो प्रदान की गई है। लेकिन पहले एक इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि एक्चुअल मतलब महिलाओं का जो मतलब आप सामाजिक हिसाब से उनका पतन मान लो, आर्थिक हिसाब से मान लो, किसी भी तरीके से पतन मान लो, ये हुआ क्यों था। तो इसके बहुत से कारण हैं। यदि हम ऋग्वेदिक काल के बारे में बात करते हैं तो ऋग्वेदिक काल के अंदर आप देखोगे कि जो महिलाएं थी उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी थी, मतलब काफ़ी अच्छी थी उनकी स्थिति। ऋग्वेदिक काल के अंदर जो ऋग्वेद है, उस ऋग्वेद के अंदर बहुत सारे ऐसे सूक्त हैं जो कि महिलाओं ने लिखे हैं। तो आप ये सोच के देख सकते हो कि एक ऐसा वेद है, एक हिस्ट्री का ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको लिखने के लिए महिलाओं का भी योगदान है। महिलाओं का योगदान है इसको लिखने के लिए, अर्थात महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। फिर धीरे धीरे वो जो उनकी स्थिति है वो कंटिन्यूसली नीचे आती गई, ड्रॉप होती गई। इसके बहुत सारे कारण हैं। इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो भी बना सकते हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट में लिख के बताओ, मैं ज़रूर से बनाऊंगा। लेकिन आप ये देखो कि एक इम्पोर्टेंट कारण ये भी हो सकता है कि जो विदेशी आक्रमण हुए थे, तो आक्रमण करने के बाद वो क्या करते थे, शोषण कर देते महिलाओं का। तो उसके हिसाब से भी ये होने लग गया कि भाई महिलाओं को बाहर मत निकालो, ये मत करो, वो मत करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें वहीं से आई। लेकिन हम अपन बात करेंगे पर्टिकुलर अपने संविधान के हिसाब से कि क्या क्या उनको सहूलियत, क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या बातें बताई गई है हमारे संविधान के अंदर जो कि महिलाओं के लिए अच्छी हो सकती है या अच्छी साबित हुई है। उसके बारे में हम बात करेंगे विशेष तौर से। तो अपना देश भारत आज़ाद होने के बाद क्या हो रहा था कि बहुत सारे ऐसे आयोग बने थे। जितने भी आयोग बने थे उनमें से लगभग आयोग ने एक सिफारिश ज़रूर की थी। वो सिफारिश क्या थी? वो सिफारिश थी महिलाओं को लेकर। अब महिलाओं को लेकर कैसे थी? अर्थात ये थी कि जनसंख्या जो है भारत की, उसकी आधी जो जनसंख्या है वो आप मान सकते हो कि महिलाएं हैं। तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ जनसंख्या है भारत की जो कि क्या कर रही है, देश के विकास में, उन्नति में भागीदारी नहीं निभा पा रही है। देश का यदि सामाजिक विकास आप देखो तो देश के सामाजिक विकास के अंदर भागीदारी नहीं निभा पा रही है। देश के आर्थिक विकास में वो भागीदारी नहीं निभा पा रही है, अर्थात देश की उन्नति के अंदर वो भागीदार नहीं है। अब ये भागीदार है क्यों नहीं? गलती किसी थी, ये मान लो कि आप सरकार की थी या भी समाज की, मान लो किसी की भी मान लो गलती तो थी। तो ये जो जितने भी आयोग बने थे वो ये सिफारिश कर रहे थे कि यदि आप अपनी भारत की जनसंख्या की लगभग आधी आबादी को इग्नोर कर रहे हो ये सोचकर कि वो महिलाएं हैं, जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई काम है, कोई वर्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। अब वो दिमाग लगा के भी काम होने वाला हो सकता है, मतलब कोई इंजीनियर टाइप का काम हो सकता है, या फिर कोई हार्ड वर्किंग मतलब फिजिकल फिटनेस के संबंधित कोई काम हो सकता है। अब आपके सामने दो कैंडिडेट आ गए जिनमें से एक महिला है और एक जो है वो पुरुष है, ठीक है, मेल फीमेल है, ठीक है। अब मेल को देखते चलो ये तो कर ही लेगा काम, क्यों? क्योंकि वो मेल है। अब वो दिमाग उसमें है या नहीं, यदि कोई स्ट्रेंथ का काम है तो उसमें स्ट्रेंथ है या नहीं, भैया उसके ऊपर कोई मतलब नहीं। वो मेल है तो वो काम वो काम कर सकता है, और यदि वो फीमेल है तो वो काम नहीं कर सकती। तो ये जो सोच थी ना, इसको कहीं ना कहीं हमको हटानी थी। देश का जो एक्चुअल विकास हो रहा था उसके अंदर ये एक्चुअल में रोक थी कि आप देश की लगभग आधी जनसंख्या को देश की उन्नति करने में आप रोक लगा रहे हो सिर्फ इसीलिए कि वो एक महिला है। आप कोई अच्छा काम एक इसलिए किसी महिला को नहीं दे रहे हो ये सोचकर कि वो महिला है, वो काम कर सकती है या नहीं कर सकती ये अलग फैक्टर है। यदि वो नहीं कर सकती है तो चलो कोई जो भी उसके लिए कोई इलिजिबल कोई कैंडिडेट हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, तो उसको वो काम दो। लेकिन यदि कोई काम आप इसलिए किसी कैंडिडेट को नहीं दे रहे हो कि वो महिला है तो ये गलत है। और कहीं ना कहीं फिर ये सरकार को ये बात सही भी लगी कि हाँ ये सही है। तो फिर पूछा क्या किया क्या जाए इससे संबंधित। तो एक आयोग का गठन किया गया था जिसका नाम रखा था राष्ट्रीय महिला आयोग। तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग है, इसका गठन आप ये मान लो कि इन्हीं जितने भी आयोग बने थे जिन्होंने सिफारिश की थी उनके आधार पर इस आयोग का गठन किया था। 1990 के अंदर इसका गठन किया गया था, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग है क्या। राष्ट्रीय मतलब देश का, महिला अर्थात महिला आयोग मतलब कोई कमीशन, कोई ऐसा संगठन, कोई ऐसा 5 या 6 या 10 सदस्यों का ऐसा कोई संघ जो कि क्या करे, महिलाओं के संबंध में उचित या अनुचित फैसलों के ऊपर अपनी चर्चा करे, जो भारत की सरकार है उसको राय दे, ठीक है। अब देखो जो राष्ट्रीय महिला आयोग था इसका एक्चुअल में काम क्या था।
इसका काम ये था कि आप महिलाओं की उन्नति कैसे कर सकते हैं, देश का विकास करने में वो भागीदारी कैसे निभा सकती है, या फिर यदि कोई ऐसा काम है जो महिलाओं के अनुरूप नहीं हो रहा है, जो महिलाओं के लिए सही नहीं है, या फिर ये मान लो कि वो देश के लिए ही गलत है, तो उसके अंदर आप अपनी जो सिफारिश है वो दे सकते हो, ताकि हम क्या कर सकें, तो एक अच्छा कानून बना सकते हैं, ठीक है, जो कि एक अच्छा साबित हो, हर तरीके से अच्छा साबित हो। अब जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, इसके जितने भी सदस्य होंगे वो सदस्य होंगी, अर्थात महिलाएं होंगी, जो अध्यक्ष होंगी वो भी महिला होंगी, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि अध्यक्ष या फिर जो सदस्य होंगी उनकी क्वालिफिकेशन, मतलब वो उनमें क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो इस काम के लिए उपयुक्त साबित हो सके। तो इससे से संबंधित देखते हैं, यदि कोई ऐसी महिला है जिसको विधि का बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है, मतलब कानून का बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है, कोई महिला है जिसको विधि का बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मतलब कानून से संबंधित उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। अब यदि किसी महिला को विधि से संबंधित नॉलेज है, तो यदि मान लो कोई कानून बन रहा है, तो यदि वो कानून ऐसा बन रहा है जो कि वो एक पक्षीय हो, मतलब वो सिर्फ मेल की या फीमेल के अंदर कुछ इफेक्ट डाल रहा हो, कुछ संबंध को मतलब ऊपर नीचे कर रहा हो, तो ये हमें राय दे सकती है कि चलो आपको इस कानून को ऐसे नहीं बनाना, आप मतलब कुछ भी संबंध, यदि विधि से संबंधित कोई भी कानून बन रहा हो तो उसके अंदर वो जो महिला है वो अपनी सहायता दे सकती है, ठीक है। तो एक विधि की मतलब इस प्रकार की जो महिला है वो भी क्या कर सकती है, राष्ट्रीय जो महिला आयोग है इसका सदस्य बन सकती है। दूसरा दूसरा कोई ऐसे महिला है जो कि क्या है, सामाजिक स्तर के ऊपर उसको बहुत सारा नॉलेज है, मतलब जो महिलाएं उनकी सामाजिक स्थिति हम कैसे सुधार सकते हैं, किस प्रकार के हम कार्य करें, क्या क्या हम ऐसे कानून बना सकते हैं जिससे उनकी सामाजिक स्थिति है ना वो सुधर जाए, ऐसे कोई किसी महिला को नॉलेज हो तो वो महिला भी क्या कर सकती है, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसकी अध्यक्ष बन सकती, सॉरी अध्यक्ष या सदस्य बन सकती है, ठीक है। और मान लो कोई बिजनेस है, व्यापार संबंधित कोई महिला है जिनको नॉलेज है कि कैसा व्यापार हो सकता है, जैसे कि कोई एक महिला है जिसको बहुत अच्छा नॉलेज है बिजनेस, वो बहुत अच्छा कर सकती है, बहुत अच्छा संभाल सकती है, लेकिन उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। क्यों क्यों नहीं मिल पा रही, क्योंकि सामाजिक स्थिति ऐसी बनी हुई है कि वो आगे आके अपना काम स्टार्ट नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि इस प्रकार की जो महिलाएं होंगी सामाजिक से संबंधित, तो वो जो महिला होंगी जिनको आपको मतलब रोजगार करना है, रोजगार देना है, जिनको किसी और को रोजगार देना है, अर्थात जो बिजनेस से संबंधित है, उनकी सहायता कौन कर पाएगी, उनसे संबंधित यदि कोई कानून बना होगा तो उनसे संबंधित सरकार की सहायता कौन कर पाएगी, एक ऐसी महिला कर पाएगी जो कि क्या हो कि बिजनेस से संबंधित वो नॉलेज रखती हो। यदि अपन को किसी सामाजिक स्तर पर महिलाओं की स्थिति सुधारनी है तो उससे संबंधित हमको यानी सरकार को कौन सिफारिश दे सकती है, कौन सुझाव दे सकती है, अच्छा तो वो वही दे सकती है जिसको सामाजिक नॉलेज हो, सही है ना। ये इस प्रकार की जो महिलाएं होंगी वो क्या कर सकती है, सदस्य बन सकती है। अब ये भी है कि सदस्य बन गई इसका अर्थ ये तो ना वो परमानेंट सदस्य हो गई, है ना, हट भी तो सकती है, यदि उन्होंने इस प्रकार का कोई कृत्य कर दिया हो तो वो हट सकती है, ठीक है। यदि उनको मान लो दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, भाई ये दिवालिया हो गई है ना, यदि उनको दिवालिया घोषित कर दिया हो तब भी वो उनको हटाया जा सकता है। तो एक राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 के अंदर कर दिया गया था, और इस महिला आयोग के गठन के बाद धीरे धीरे करते करते देश के अंदर महिलाओं की स्थिति सुधरती गई, ठीक है, बहुत ही अच्छी सुधरती गई, धीरे धीरे ये काम होता गया। अब आज के टाइम में आप बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट के ऊपर महिलाएं देख सकते हो, तो वो किस मतलब धीरे धीरे हुआ है लेकिन हुआ है। जो ये राष्ट्रीय महिला आयोग है इसका आप मान लो जितनी भी पहले जो थे आयोग जिन्होंने सिफारिश की थी जिसके आधार पर इस राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था, इसको आप इंपॉर्टेंट फैक्ट मान सकते हो, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट की हम बात करें तो अभी तक जो जितनी अध्यक्षा बनी है वो कितनी अध्यक्ष बनी है, 4 अध्यक्ष बनी है, ठीक है। जिनमें से यदि अपन पहले अध्यक्षा की बात करें तो वो कौन थी, जयंती पटनायक। ये पहली अध्यक्षा थी किसकी, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्षा कौन थी, श्रीमती जयंती पटनायक, ठीक है। अब जो ये राष्ट्रीय महिला आयोग है इनको जो काम सौंपा था उस काम के हिसाब से मान लो जितने भी नियम बने हैं, जितने भी अधिनियम बने हैं, उनमें से इंपॉर्टेंट की हम थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। जैसे कि इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें, जैसे कि राष्ट्र समान वेतन अधिकार। अब मान लो कोई पोस्ट है, चाहे वो कैसी भी पोस्ट हो, चाहे उसकी सैलरी कितनी भी हो, चाहे उसका काम कोई भी हो, उस पोस्ट के ऊपर इस तथ्य के ऊपर विचार करके ये भेदभाव नहीं किया जाएगा कि ये महिला है तो इसको वेतन कम दो, और ये यदि पुरुष है तो इसको वेतन ज़्यादा दो। यदि एक काम कोई महिला करो या पुरुष करो, उन दोनों को समान वेतन देना चाहिए, समान वेतन उनको मिलना चाहिए। ये पॉइंट, ये जो बात है ये साबित हुई थी इससे, तो समान वेतन का अधिकार यही कहता है। देखो, समान पारिश्रमिक मतलब समान श्रम हो उसके अंदर, काम के अंदर, इसके अनुसार क्या होता है कि अगर बात वेतन या मजदूरी की हो तो लिंग के आधार पर किसी के ऊपर भेदभाव नहीं किया जा सकता। मैंने जो एक पॉइंट लेके बताया था ना कि कोई भी काम हो, कोई भी पद हो, यदि
उसके अंदर श्रम समान है, मेहनत समान है, तो उसका जो मतलब पेमेंट होगा, उसका जो वेतन होगा, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों को समान मिलना चाहिए। ये तो कहता है ये पहला पॉइंट, है ना। आगे बात देखो आप, अब जैसे कि काम के उत्पीड़न, मतलब बहुत सारे आपने ऐसे अखबार के अंदर या फिर बहुत सारी ऐसी न्यूज़ें आती रहती है कि जो बॉस थे उन्होंने ये कर दिया, महिलाओं के साथ, मतलब महिलाओं के साथ शोषण कर दिया, तो यौन उत्पीड़न कर दिया, तो उनकी उसके आधार के ऊपर भी क्या हुआ कि ये एक अधिकार, ये खिलाफ अधिकार नियम बना है, जिसके आधार पर आप क्या कर सकते हो, शिकायत कर सकते हो। ठीक है, आपके साथ जो उत्पीड़न हुआ है उसके हिसाब से आप शिकायत कर सकते हो। ठीक है, अब मान लो जिनका उत्पीड़न हुआ है, अब ये भी एक अधिनियम बन गया है, क्योंकि किसी के साथ आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। यदि कोई महिला, अब जिसके साथ उत्पीड़न हो चुका है, जिनका शोषण हो गया, वो अपना नाम नहीं देना चाहती बाहर, तो ये एक अधिनियम बना है कि आप नहीं देना चाहते हो तो नहीं देना, मत दो। लेकिन आपके साथ शोषण हुआ है, जिसने किया, उसके खिलाफ आप रिपोर्ट तो दो कम से कम, ताकि कम से कम हम ऊपर कार्रवाई करके उनको एक उपयुक्त सजा दी जा सके, ताकि ये उत्पीड़न वो कम हो सके। तो आप नाम नहीं देना चाहते तो मत दो, तो ये भी एक अधिनियम बन गया। अब घरेलू हिंसा के आधार पर 2005 के अंदर यह अधिनियम बना था, ध्यान रखना कब बना था, 2005 के अंदर यह अधिनियम बना था। घरेलू हिंसा के संबंध में यह अधिनियम बना था, जिसका नाम था घरेलू हिंसा से संबंधित अधिकार 2005। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। इस अधिनियम के अनुसार कोई भी, मतलब घरेलू संबंधित कोई भी किसी महिला के साथ शोषण हो रहा है, ठीक है, तो उसके आधार पर आप क्या कर सकते हो, रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हो। ठीक है, 500 पॉइंट देखते हैं। मातृत्व संबंधी लाभ, अच्छा, जो कोई महिलाएं जो काम करती है, रोजगार करती है, जो मतलब गवर्नमेंट कर्मचारी है, तो यदि मातृत्व है तो उनको कम से कम मतलब 3 महीने की छुट्टी मिलनी चाहिए, और भी मतलब धीरे धीरे आप छुट्टी ले सकते, लेकिन मिल जाती है उनको। ठीक है, लेकिन 3 महीने मतलब अर्थात 12 महीने की कम से कम तो उनको गवर्नमेंट के हिसाब से छुट्टी मिलती है, जिनका उनका कोई भी वेतन की में उनके अंदर कोई भी कटौती नहीं की जा सकती। तो ये मातृत्व संबंधित उनकी सहायता थी। ठीक है, अगला पॉइंट बात करें भ्रूण हत्या की, मतलब कोई क्या करते हैं कि पहले इसके अंदर दो बातें आती हैं। पहली बात तो आगे जैसे कि भ्रूण हत्या, तो इसके अंदर ही दूसरी बात भी ये भी आ गई इसके अंदर कि आप भ्रूण का पता नहीं लगा सकते, मतलब आपके अंदर लड़की है या लड़का है, इसका पता नहीं लगा सकते। मान लो जिनको लड़की नहीं चाहिए तो वो पता लगाते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, भ्रूण की हत्या कर देते हैं। तो ये गलत है, ये अधिनियम यही कहता है कि आप भ्रूण का पता नहीं लगा सकते, पहला बात। दूसरी बात, इसके ऊपर भी रोक लगाई गई थी इसी अधिनियम के अनुसार, इसका नाम PCPNDT जो नाम है, लिंग चयन पर रोक लगाई गई थी इसके द्वारा। जो जो भी तकनीकी बनी थी, जो कि लिंग क्या ऊपर पता कर सकती थी कि भाई मेल है या फीमेल है अंदर, तो इसके खिलाफ ये अधिनियम बना था। आप भ्रूण की हत्या नहीं कर सकते हो, इसके खिलाफ ये अधिनियम मतलब काम करता था। ठीक है, अब जैसे कि किसी के साथ कोई अत्याचार हो गया है, तो उसको कानूनी मदद मिलनी चाहिए मुफ्त के अंदर, मतलब उसको ये नहीं है कि मिल गई तो उसको इधर उधर घुमा रहे हो, और ज़्यादा मतलब सरकार उसको मतलब फालतू में परेशान कर रही हो, आप ये करो, इधर जाओ, जो फालतू के उनको चक्कर कटा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लगभग जो सारे काम हो एक ही जगह हो जाने चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार के संबंध में इसके अंदर बात की गई। जैसे एक कोई, अभी बहुत सारे ऐसे संगठन बन चुके हैं, ऐसे आयोग बन चुके हैं, ऐसे बहुत सारे, जहाँ पर ऊपर यदि किसी महिला के साथ कोई गलत घटना घट गई है तो वो यहाँ पे जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे उसके सारे काम हो जाएंगे, मतलब उनके जो स्टेटमेंट्स है वो रिकॉर्ड हो जाएंगे। ठीक है, वो जो गवाही देना चाहते हैं वो यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, उनका जो भी मेडिकल होगा वो भी यहाँ हो, तो सारे काम एक साथ हो जाए, ताकि उसको जो पहले से ही परेशान है उसको और ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। तो उससे संबंधित ये भी जो अधिनियम है ये आया था, ये बात बताई गई है। ठीक है, अब जैसे कि यदि कोई महिला है जिन्होंने कुछ शायद कुछ ऐसा कर दिया हो, ठीक है, या फिर, तो उनको आप रात के अंदर गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये भी उनका एक अधिनियम है। जैसे रात में गिरफ्तार नहीं होने का कैसे, एक महिला को सूरज डूबने के बाद या फिर सूरज उगने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। किसी खास मामले में एक प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से आदेश संभव, मतलब यदि कोई ऐसा आपको लगता है कि इस महिला ने बहुत इतना जुल्म कर दिया कि इसको पकड़ना ही पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट से ये आदेश लेके आना पड़ेगा कि भाई हमको इसको रात को गिरफ्तार करना पड़ेगा। रात को अर्थात सूरज डूब गया उससे लगाकर जब तक सूरज उगे ना, तब तक का जो टाइम पीरियड है वो सारा रात कहलाएगी, उसके अंदर आप महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकते। यदि गिरफ्तार करना है तो आपको मजिस्ट्रेट से स्पेशल आदेश लेके आने पड़ेंगे, यदि आपको गिरफ्तार करना है। ठीक है, 9वां पॉइंट देख लेते हैं, गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार। कैसे, किसी महिला में अगर आरोपी एक महिला है, मतलब किसी महिला ने कोई ऐसा कांड कर दिया जिसकी वजह से वो आरोपी बन गई है ना, कोई क्रिमिनल महिला है, तो उस पर की जाने वाली कोई भी यदि चिकित्सा जांच होगी, अब चिकित्सा से संबंध कोई भी ऐसी चिकित्सा की जांच होगी, तो उसके ऊपर किसी महिला द्वारा या किसी दूसरी महिला की उपस्थिति में की जानी चाहिए। अर्थात यदि कोई महिला की जांच होती है, ठीक है, जिसने कोई मतलब क्रिमिनल काम किया है, उस महिला की आप जांच कर रहे हो, तो उसकी जांच करने के लिए या तो आपके पास महिला चिकित्सक होनी चाहिए जो कि जांच करे। लेकिन यदि आपके पास ऐसी
नहीं है व्यवस्था कि महिला चिकित्सक आपको नहीं मिल पा रही है उस समय, तो एक महिला की उपस्थिति होनी जरूरी है। उस महिला की उपस्थिति के साथ ही आप क्या कर सकते हो, जांच करा सकते हो। ठीक है, तो ये अधिनियम बनाया गया था ताकि फालतू का शोषण ना हो। एक संपत्ति पर अधिकार, जैसे कि हमारे हिंदू में चलता है ना कि भाई लड़का हो गया सारी संपत्ति इसकी है, तो इसके ऊपर भी अधिनियम बना दिया है ताकि क्या हो कि कोई अकेला जो पुरुष है ना वो मतलब ये खंबा ना ठोक दे कि भाई ये तो मेरी संपत्ति है। नहीं, यदि किसी घर के अंदर 3 लड़कियां एक लड़का है तो जो संपत्ति है वो एक्चुअल में चारों की है। ठीक है, तो ये अधिनियम बना दिया गया था, संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत आता है ये अधिनियम। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे थे हमने आज की क्लास में, थोड़ा सा अलग टॉपिक था। ठीक है, लेकिन काफी चीजें देखी थी। एक टॉपिक और बात कर लें, जैसे दहेज के ऊपर बात कर लेते हैं। दहेज प्रतिषेध, दहेज प्रतिषेध अधिनियम आया था, कब आया था? 1961 के अंदर आया था ये, जिसके अंदर आप मतलब दहेज नहीं ले सकते हो। इसके ऊपर ये अधिनियम था, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, ये भी आप ध्यान रखना। तो आज की क्लास के अंदर हमने जो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था उसके बारे में पढ़ लिया, उसके अंदर का इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे वो हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, तो यदि आपकी क्लास आपको अच्छी लगी हो, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, तो एक लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो तथा चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो टाइमली मिलते रहे, अपडेट मिलते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।